वेलकम बैक। आई एम आशुतोष एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे सेल थ्योरी के बारे में पढ़े हुए थे, लेकिन उसमें पूरा तरह से आपको बताया नहीं गया था। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए। सेल थ्योरी का हिंदी जो होता है कोशिका सिद्धांत होता है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन पूरा मैंने नहीं बताया था। तो आज हम आपको सेल थ्योरी के बारे में पूरा जानकारी देंगे। ठीक है, आप मेरे पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वहाँ से आप जाके मेरा पुराना वीडियो सेल का आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि सेल थ्योरी जो होता है वो स्लाइडन और श्वान ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एंड टाइप ऑफ सेल। तो आज हम लोग देखिए, सबसे पहले 1838 ईस्वी में जर्मन वनस्पति विज्ञान शास्त्री J.M. स्लाइडन, इनका पूरा नाम स्लाइडन का है, पूरा नाम J.M. स्लाइडन, एवं 1839 ईस्वी में जंतु विज्ञान के शास्त्री। अब देखिए, पहला जो है स्लाइडन जो है वनस्पति विज्ञान के बारे में ये अध्ययन किया इन्होंने, और वनस्पति विज्ञान से इन्होंने इस क्षेत्र में बताया कि कोशिका जो होता है, प्लांट के जो कोशिके होते हैं, प्लांट का सेल जो होता है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं। प्लांट जो होते हैं छोटे छोटे सेल से मिलकर बने होते हैं, इन्होंने कहा, J.M. स्लाइडन ने कहा। ठीक है, दूसरा जो है 1839 ईस्वी में जर्मन जंतु विज्ञान शास्त्री, यानी ये आपको जूलॉजी के थे और ये क्या थे, बोटनी के थे। तो इन्होंने कहा, थियोडर स्वान ने कहा कि जितने भी जंतु जो है, जितने भी एनिमल जो है, उनका जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। अब देखिए, आपको याद करने की ये चीज है कि J.M. स्लाइडन ने कब कोशिका सिद्धांत का खोज किया था, 1838 ईस्वी में। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, थियोडर स्वान ने कब कोशिका सिद्धांत का खोज किया था, तो आपको क्या बताना है, 1839 ईस्वी में। दूसरा चीज, आपको ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, दोनों में कॉमन जो है जर्मन है। ठीक है, दोनों जर्मन के ही थे, एक वनस्पति विज्ञान से थे, दूसरा जंतु विज्ञान से थे। ठीक है, अब देखिए, इनका पूरा नाम था थियोडर स्वान था। ठीक है, इन्होंने मिलकर क्या किया, कोशिका सिद्धांत दिया। तो यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन राइज करते हैं। पहला कि कोशिका सिद्धांत का खोज कब हुआ था और किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का खोज जो हुआ था 1838 ईस्वी में भी हुआ था, 1839 ईस्वी में हुआ था। 1838 ईस्वी में J.M. स्लाइडन ने खोज किया था, 1839 ईस्वी में आपको थियोडर स्वान ने किया था। ठीक है, यहाँ से अब देखिए, इनके अनुसार इन्होंने क्या थॉट दिया। अब देखिए, ये जो J.M. स्लाइडन ने बताया कि पादपों का जो निर्माण हुआ है छोटे छोटे कोशिकाओं से हुआ है। ठीक है, और दूसरा चीज, थियोडर स्वान ने बताया कि जंतुओं के बॉडी का जो निर्माण हुआ है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ठीक है, तो दोनों का जो मंतव्य जो है, एक तो आपको वनस्पति विज्ञान से है, दूसरा जो है जंतु विज्ञान से है। दोनों का मंतव्य ये हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, सजीव प्राणी जितने भी हैं, उनका निर्माण क्या हुआ है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव जो होते हैं किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने J.M. स्लाइडन ने कहा कि पादपों का निर्माण जो हुआ है, उनके बॉडी का जो निर्माण जो हुआ है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना था। जब दोनों मिलके अपना ये क्या किया, एक थ्योरी दिया, एक सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सेल थ्योरी में बताया गया कि सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव जो होते हैं किसके बने होते हैं, कोशिकाओं को बने होते हैं। या तो वे स्वयं क्या होते हैं, स्वयं कोशिका होते हैं, वो स्वयं क्या होते हैं, कोशिका होते हैं, या वो क्या होते हैं, कोशिका के प्रकार होते हैं, या कोशिका के प्रकार होते हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे सेल थ्योरी के ही बारे में। ठीक है, आइए तो हम लोग कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातों को हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कोशिका सिद्धांत जो है उसके कुछ मुख्य बात जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।
कहता है, पहला कहता है सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक या अनेक, मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था एक कोशीय जीव के बारे में। एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव का मतलब ये होता है कि वैसे जीव जिनका शरीर का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिका से होता है। वैसे जीव जिनका निर्माण एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम लोग एक कोशीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक, अनेक, दूसरा है अनेक, अनेक प्रकार की कोशिका। अब देखिए जैसे हमने आपको बताया था बहुकोशीय जीव, बहुकोशीय जीव, पिछले क्लास में मैंने एक कोशीय जीव बहुकोशीय जीव पढ़ा दिया। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुकोशीय यानी मल्टी सेलुलर, एक कोशीय यानी यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जिनका शरीर एक या एक से अधिक यानी अनेक प्रकार के कोशिकाओं से, अनेक प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनका शरीर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशीय जीव कहते हैं या मल्टी सेलुलर कहते हैं। जैसे मल्टी सेलुलर में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या हो गए आपके मल्टी सेलुलर हो गए। और यूनिसेलुलर वे हो गए जिनका शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, ये सभी। ठीक है, तो पहला कहता है, कोशिका सिद्धांत का पहला जो थ्योरी है वो कहता है कि सभी जीव जो होते हैं उनका शरीर का निर्माण एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कोशिका जो है एक हो या अनेक हो, जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उसमें कोशिका रहता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होता है। जैसे आप देख लीजिए, रिप्रोडक्शन जब होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहला चीज आपको सबसे गैमेट सेल का होना जरूरी होता है। गैमेट सेल मतलब यानी स्पर्म, स्पर्म का होना जरूरी होता है। गैमेट सेल उसको कहा जाता है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है, गैमेट सेल जो होता है, गवर्नमेंट सेल होता है। गैमेट सेल जो होता है वो क्या होता है, फीमेल में इंस्टॉल होता है, उसके बाद क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है। ये जो स्पर्म जो होता है ये क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। जब तक सेल नहीं होगा तब तक न्यू बेबी का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो उनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है, एक कोशिका से हुआ है। अगर कोशिका नहीं रहेगा तो जीव की कल्पना नहीं किया जा सकता है। सभी कोशिका मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं, यानी सभी कोशिकाएं मिलकर, जितने भी कोशिका है सब मिलकर क्या करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था सेल जो होता है, सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सेल जो होता है, सेल मिलकर क्या करता है, टिश्यू का निर्माण करता है। टिश्यू मिलकर क्या करता है, ऑर्गन का निर्माण करता है, ऑर्गन का निर्माण करता है। ऑर्गन मिलकर क्या करता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। यानी इनके कहने का मतलब सभी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करती है। यानी कोशिका 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 मिला तो क्या बना, आपको टिश्यू बना, उत्तक मिला, उत्तक बना, उत्तक मिला तो क्या बना, ऑर्गन बना। ठीक है, ऑर्गन मिला तो क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम बना मिला, एक दूसरे में जब मिले तो क्या हुआ, बॉडी का निर्माण हुआ, बॉडी का निर्माण हुआ। इनके कहने का अनुसार यह है कि सभी कोशिकाओं मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। यानी जितने भी कोशिका होते हैं, पहले सेल आए, कोशिका है, कोशिका के बाद टिश्यू, टिश्यू का निर्माण हुआ, टिश्यू मिले तो क्या बना, ऑर्गन का निर्माण हुआ, ऑर्गन जब बहुत सारे ऑर्गन मिले तो क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तो क्या हुआ, बॉडी का निर्माण हुआ। यानी जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उनका निर्माण जो होता है किससे होता है, कोशिका से होता है। मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि सेल जो है, सेल जब मिलता है तो टिश्यू का निर्माण होता है, यानी उत्तक का निर्माण होता है। बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं आपस में तो ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी अंग का निर्माण होता है। बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बॉडी का स्ट्रक्चर देते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। तो स्लेटन और स्वान के अनुसार उनके थ्योरी में लिखा गया कि जिस सभी कोशिकाएं जो है, सभी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करती है, एक जीव का निर्माण करती है, चाहे वो जीव एक कोशीय हो या बहुकोशीय हो। नेक्स्ट में कह रहा है कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होता है, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होता है उसमें उस मुख्य भूमिका जो होता है केंद्रक का होता है। इसलिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि केंद्रक जो होता है, यानी आपको
केंद्रक जो होता है, सेल का जो केंद्रक जो होता है, सेंटर जो होता है, सेल उसको आप न्यूक्लियस कह सकते हैं। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है कोशिकाओं का हेड होता है। कोशिकाओं का क्या होता है? हेड होता है, ठीक है। इसलिए इसमें कहा गया कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होता है उसमें मुख्य भूमिका क्या होता है? केंद्रक का होता है। केंद्रक क्या करता है? डीएनए को डिसाइड करता है या जेनेटिक मटेरियल को एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है। डीएनए जो होता है क्या करता है, सॉरी केंद्रक जो होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ सेल होता है। केंद्रक जो होता है हेड ऑफ सेल होता है और वो क्या करता है? आपको जेनेटिक मटेरियल को एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसी के सहारे हम लोग क्या करते हैं? एक से दूसरे में जेनेटिक मटेरियल को हम लोग ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। अब तो ये तो हो गया कोशिका सिद्धांत की कुछ मुख्य बातें। अब देखिए जितने भी सिद्धांत होते हैं उनमें कुछ कमियां होती है, आगे चल के उसमें क्या होता है? कुछ कमी आ जाता है। कुछ कमी आने के कारण क्या होता है? उसको एक्सेप्शन में डाल दिया जाता है। अब देखिए जितने भी जीवाणु है, आपको जीवाणु के बारे में कुछ बता दें। जीवाणु या विषाणु जो होते हैं, देखिए सेल थ्योरी का जो अपवाद जो है आपको एक्सेप्शन में यहाँ पे डाल देते हैं। एक मिनट रुकिए, आपको इतना मिटा देंगे तो काम चल जाएगा। इसके अपवाद हम आपको बता दें। अपवाद, सेल थ्योरी का अपवाद जो था ये आपको जीवाणु, ठीक है, जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु का जो ये होता है शरीर जो होता है, जीवाणु और विषाणु का शरीर जो होता है वो क्या होता है? सेल का नहीं बना होता है, सेल का नहीं बना होता है। ये क्या करते हैं? ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ये अगर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ट्रांसफर करना होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होगा, तो ये क्या करेंगे? किसी जीवित शरीर पे ये क्या करेंगे? चिपक जाएंगे। जीवित शरीर पे क्या करेंगे? चिपक जाएंगे और एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, ठीक है। और उनमें क्या होगा? एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा या एनी मीडियम, वो किसी सहारे वो क्या करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेंगे और बॉडी में इनहेल कर जाएंगे, ठीक है। इनहेल मतलब जैसे आपको कोरोना वायरस अभी देख रहे हैं, कोरोना वायरस जो है वो क्या है? सेल का नहीं बना है, कोशिका का नहीं बना है, ठीक है, वो प्रोटीन का बना है। इसलिए वो क्या करता है? किसी भी चीज पे आसानी से चिपक जाता है और वो क्या करता है? वो हाथों के द्वारा या किसी चीज के द्वारा वो हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो जीवाणु और विषाणु जो है ये क्या है? अपवाद में है। ये सेल थ्योरी के अपवाद है। जीवाणु और विषाणु का शरीर जो होता है वो क्या होता है? आपको सेल का नहीं बना होता है। पहले तो मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका शरीर जो होता है क्या होता है? सेल का बना होता है। लेकिन जीवाणु और विषाणु जो होते हैं उनका बॉडी जो होता है वो सेल का नहीं बना होता है, ठीक है। उनको ट्रांसफर के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं? यानी बाई वाटर, बाई एयर वो इधर से उधर जा सकते हैं या किसी वस्तु पे चिपक के एक से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। टाइप ऑफ सेल के बारे में हम लोग, कोशिका के प्रकार के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर सेल हैव टू टाइप्स। ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर सेल हैव टू टाइप्स। हिंदी में लिख देते हैं। कहता है कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है आपको होता है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक कोशिका। इसको इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल बोल सकते हैं
दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल, नाम सेम होता है चाहे इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, ठीक है। ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर सेल हैव टू टाइप्स, रचना के आधार पर मतलब सेल की रचना के आधार पर, सेल के रचना के आधार पर कोशिकाओं के दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है और दूसरा जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। चलिए तो हम लोग बारी बारी से ये दोनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला जो था हम लोगों का प्रोकैरियोटिक सेल था। पहला क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल था। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आ जाए कि किस कोशिका को हम लोग प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? प्रारंभिक सेल कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछते आपको कि कौन से सेल में केंद्रक का अभाव होता है, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर पूछते प्रोकैरियोटिक सेल का आकार क्या होता है, तो 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के मध्य होता है। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के मध्य होता है। अगर पूछते कि वो कौन सा सेल है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित रहता है, अनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये हो गया आपको डीएनए हो गया, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ का मतलब ये हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म। अनुवांशिक मटेरियल ये हो गया, डीएनए हो गया और क्रोमोसोम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। इसमें देखो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? डीएनए होता है, क्रोमोसोम और साइटोप्लाज्म, ये 3 चीज उपस्थित रहता है। इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, सॉरी, इसमें जो होता है केंद्रक झिल्ली जो होता है वो क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? केंद्रक झिल्ली जो होता है एब्सेंट रहता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है। इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है, तो आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका का अभाव होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है क्या होता है, तो 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के मध्य होता है। अगर पूछ दे कि वो कौन सा सेल है जिसमें क्या होता है? अनुवांशिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, अनुवांशिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। अनुवांशिक मटेरियल डीएनए, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि वो कौन सा सेल है जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रोकैरियोटिक बताएंगे, ठीक है। और पूछ दे कि कौन सा सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद रहता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रोकैरियोटिक। ये हो गया अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोट मैंने पढ़ा दिया आपको प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल जो है, कह रहा है कि वैसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह दें कि कौन सी कोशिका जो है पूर्ण रूप से विकसित होती है, तो आप क्या बताएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका को कहते हैं जो पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित होता है, ठीक है। इस प्रकार की कोशिका में विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल, विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल जो है, नीलहरित शैवाल को छोड़कर सभी पौधों में क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि इस सभी पौधों में पाए जाने वाले सेल का नाम बताए, तो सभी प्रकार के पौधों में पाए जाने वाले कोशिका को बताएं, तो वह क्या होगा? यूकैरियोटिक कोशिका होगा। अगर आपसे पूछ दे कि जीवाणु और विषाणु में कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है, तो आप बताएंगे यूकैरियोटिक कोशिका बताएंगे। क्या बताएंगे? यूकैरियोटिक कोशिका बताएंगे। पिछले क्लास में मैंने सेल थ्योरी में भी बताया था कि जीवाणु और विषाणु में क्या होते हैं? कोशिका नहीं होते हैं। उनका शरीर जो होता है कोशिका से निर्माण नहीं होता है, या तो वो प्रोटीन के निर्माण से होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं, या किसी अन्य पदार्थ से निर्मित होते हैं, ठीक है।
आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट है अध्ययन करेंगे आपको स्ट्रक्चर, संरचना के बारे में, कोशिका के संरचना के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसी नाम से आपको कश्यप आसु क्लासेस के नाम से, कश्यप आसु क्लासेस के नाम से आपको सब पेज, फेसबुक पेज भी मिल जाएगा आपको, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, इसी नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।